Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11 biology that is biomolecules. आज की क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड को डील करेंगे और हमारा ये लास्ट जो पॉलीसेकेराइड रह गया है जिसको हमें आज पढ़ना है। हमें आज दो पॉलीसेकेराइड डील करना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में और दूसरा मैं आपको काइटिन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज सेलुलोज। ठीक है, पिछले दो हम लोग जो पढ़ के आए हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है, दो नहीं इवन तीन पढ़ लिया है हमने। स्टार्च पढ़ा हमने, ग्लाइकोजन और एनुलिन, तीन पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि स्टार्च जो है आप यूजुअली अपने डाइट्स में लेते हैं, ठीक है, वो जाकर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपकी बॉडी में और उस फॉर्म में स्टोर होता है। सेलुलोज की अगर मैं बात करूं तो ये ह्यूमन बॉडी में आपको ऑलमोस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और ना ही इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा। ये मेनली जो है आपको डाइजेस्ट किया जाता है रूमिनेंट एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, और प्लांट के अंदर आपको ये पाया जाता है, प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात शुरू करूं सेलुलोज का, ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं लिख सकती हूँ सेलुलोज के बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो सकता है वो हो सकता है कि ये एक होमोपोलीमर है, होमोपोलीमर है। लेकिन सोच कर देखो, जो पीछे दो आपने पढ़ा वो अल्फा डी ग्लूकोज के होमोपोलीमर थे, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज से मिल मिल के बने थे। ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके नहीं बना होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। मैंने पीछे भी कहा था ये ग्लूकोज के टाइप हैं, पढ़ोगे आगे चल के अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज पढ़ोगे ये सब, तो ग्लूकोज के टाइप हैं अल्टीमेटली। तो होमोपोलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, पहली चीज। दूसरी चीज, लीनियर पॉलीमर होता है, मतलब इसमें कोई शाखा नहीं होती, कोई ब्रांचेस नहीं होते, सिंपल ये आपका लीनियर पॉलीमर होता है। ठीक है, लीनियर पॉलीमर है तो अल्टीमेटली किस तरह का इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से ग्लूकोज के यूनिट्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इस तरह से ग्लूकोज के यूनिट्स कनेक्टेड होंगे, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा। और हर एक यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ और नहीं बल्कि बीटा डी ग्लूकोज होगा। सही है। और आपको एक चीज याद रखनी है, अभी तक समझ भी आ गया होगा, जितना भी मेन चेन है उसमें आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा। जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है। समझ आ रही है आपको बात? ब्रांच में 1 पहले और छठे कार्बन में बॉन्डिंग होती है और मेन चेन को बनाने के लिए पहले और चौथे कार्बन में बॉन्डिंग होती है। अब वो अल्फा ग्लूकोज था इसलिए अल्फा 1,4 बोला, अल्फा 1,6 बोला। ये बीटा ग्लूकोज है तो यहाँ जो लिंकेज है, ये जो लिंकेज है इसको आप कहोगे बीटा 1,4, और ये मेन ही चेन है, इसमें तो आपको ब्रांच होती ही नहीं है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सही है, तो ये आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला देखिएगा जरा, ये चीज भी हो गया। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है तो मैं लिख सकती हूं कि इन सॉल्युबल इन वाटर, पानी में क्या है, ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, चौथी चीज क्या हो सकती है कि लीनियर चेन बनाने के चलते इसमें कहीं पर भी पॉकेट नहीं बनते, ठीक है, जिसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट को शो नहीं कर पाता। जैसे कि स्टार्च में आपको बताया था मैंने कि जब आयोडीन सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू कलर शो कर देता है, ग्लाइकोजेन भी था रेड कलर शो कर देता था, लेकिन ये शो नहीं कर पाएगा, है ना। तो आइए देखिए जरा, मैं इस बात को लिख देती हूँ कि डज नॉट गिव कलर टेस्ट in iodine solution due to absence of, कोई हेलिक्स नहीं बन रहा है, कोई पॉकेट नहीं बन रहा है, क्रेविसेस नहीं बन रहा है, दैट्स वाई ये ट्रैप नहीं कर पाता आयोडीन को। ठीक है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेलिसेस इन कॉम्प्लेक्स, या इस कॉम्प्लेक्स या फिर चेन कोई बोल सकते हो, इस चेन के अंदर कोई हेलिसेस नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है जहां पे आयोडीन ट्रैप हो सके और कोई कॉम्प्लेक्स बना करके उसमें लाइट एब्जॉर्ब कर सके, तो अल्टीमेटली इसका टेस्ट शो नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि कांट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों भाई नहीं कर सकते? तो क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में
इसको डाइजेस्ट, जैसे स्टार्च को ह्यूमन स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में अमाइलेज एंजाइम बनता है। हमारे माउथ में, हमारे सैलिवरी ग्लैंड में, एक्चुअली जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड में हमारा अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। हमारे पेनक्रियाज जो है उसमें भी अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो हमारा जो स्टार्च है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में बनता ही नहीं है। तो लिख सकते हैं कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेलुलेज enzyme, due to absence of cellulase enzyme। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट लिख दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपने, डाइजेस्टेड बाय फ्यू माइक्रोब्स, केवल कुछ ही माइक्रोब्स हैं जिसको डाइजेस्ट करा सकते हैं। फ्यू माइक्रोब्स, कहाँ होते हैं वो माइक्रोब्स प्रेजेंट, तो फ्यू माइक्रोब्स प्रेजेंट इन, अब सोचिए जो आपका रूमिनेंट एनिमल्स होता है घर में, जो हमारे आसपास गाय भैंस या बकरी ये सब रहते हैं, जो काऊ बफेलोज गोट्स हैं, ठीक है, ये सब रूमिनेंट एनिमल्स हैं, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब जो चीविंग करना जानते हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली जो चीविंग करते हैं फूड को। तो बेसिकली जो ये आपको रूमिनेंट एनिमल्स हैं, उनके वो तो खाते प्लांट ही हैं, तो वो तो डेफिनेटली उनके पास स्टोर करने का एबिलिटी, उनके पास डाइजेस्ट करने का एबिलिटी होना चाहिए सेलुलोज को, है ना। तो उनके पास बनता है एंजाइम, गट रीजन में उनके जो है एक खास तरह का वहां पर कुछ माइक्रोब्स मौजूद रहते हैं, और वही माइक्रोब्स ही एक्चुअली सेलुलोज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और वो सेलुलोज एंजाइम का यूज करके जो आपके ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं, ये उसको अपने सेलुलोज को डाइजेस्ट करा देते हैं। तो मैं इस बात को लिख सकती हूँ कि डाइजेस्टेड बाय फ्यू माइक्रोब्स प्रेजेंट इन गट रीजन, ठीक है, मतलब स्टमक वाला पोर्शन होता है ये, उसको गट रीजन लिख रहे हैं, गट रीजन ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके गट रीजन में ये मौजूद रहते हैं। और ये कौन होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, मैंने आपको भी बोला, जो ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन चीविंग करना जानते हो, ठीक है। इसको हिंदी में जुगाली कहते हैं, ठीक है, जुगाली करना जानते हो। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपके आसपास में कुछ जानवर रहते हैं, जैसे काऊ हो गया, ठीक है, बफेलोज हो गए, ठीक है, गोट्स हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आपके वो रूमिनेंट एनिमल हैं। और इनके बॉडी में सेलुलोज एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम मौजूद होता है। और उसके पीछे वजह होता है कि वो खुद नहीं प्रोड्यूस करते, उनके गट रीजन में माइक्रोब्स रहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो अपने ये पॉइंट भी लिख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को लिख लेते हैं। यहाँ पर एक दो पॉइंट और रह चुके हैं, देखिएगा जरा, जो एक दो पॉइंट रह गए उनको भी खत्म कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है, आओ देखना जरा, समझना, ठीक है। देखो ये आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट के सेल वॉल में मिलेगा। मैंने अभी जस्ट आपको बोला, जो प्लांट होती है उनके सेल्स के सेल वॉल में मिलेगा। प्लांट अपनी बॉडी में हाफ कार्बन से भी, जितना भी उसके बॉडी में कार्बन होता है उसमें से आधे से ज्यादा कार्बन को वो सेलुलोज के फॉर्म में ही स्टोर करता है। सही है, तो मैं इस बात को लिखती हूं कि मोर देन हाफ ऑफ द कार्बन present in higher plants are stored in the form of सेलुलोज, ठीक है। प्लांट की पूरी बॉडी में जितना भी कार्बन होता है उसमें आधे से ज्यादा कार्बन सेलुलोज के फॉर्म में ही स्टोर रहता है। सही है, तो आपको ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, और आई थिंक आपको क्लियर भी हो रहा होगा। सही है, और एक जो बात मैंने अभी कही उसको भी लिख देती हूँ। क्या बोला मैंने, सेलुलोज आर फाउंड इन सेल वॉल ऑफ
प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। इसका क्या क्या रिसोर्सेज होती है, कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, तो वुड में मिलेगा। ठीक है, पेपर भी बना होता है, आपको प्लांट से ही बनता है ये भी है, तो पेपर में मिल जाएगा। एक और फाइबर होता है सेलोफेन, एनसीईआरटी में इसका नाम दिया इसलिए बता रही हूँ, सेलोफेन। ठीक है, तो इसमें भी आपको मिल जाता है सेलुलोज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थी सेलुलोज के बारे में। एंड देन हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट जो हमारा पॉलीसेकेराइड है काइटिन, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड अब शुरू कर लेते हैं। आइए जरा देखिए काइटिन के बारे में, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात तो कि ये भी एक तरह का होमोपोलीमर है, होमोपोलीमर है, लीनियर चेन बनाता है ये भी, तो लीनियर पॉलीसेकेराइड कह लो आप, लीनियर पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्टार्च बना हुआ था अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के, ग्लाइकोजन भी बना हुआ था अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के, इनुलिन बना था फ्रुक्टोज को जोड़ जोड़ के, पीछे आपने भी जस्ट जो खत्म किया सेलुलोज, वो बना था बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ करके। और ये जो बनता है जिस मोनोसेक्राइड से, उसका नाम सुनना, ये अब तक का सबसे डिफरेंट मोनोसेक्राइड आपको सुनने को मिलेगा। ये जो आपको बना है, ये बना हुआ है, पहले तो ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और होमोपोलीमर है, मतलब कि सेम तरह का ही मोनोसेक्राइड पूरा आपको मिलेगा, नजर आएगा पूरे चेन में। अब ये जो एक एक आपके पास मोनोसेक्राइड है, इसका नाम होता है बीटा एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। क्या बोला मैंने? बीटा एसिटाइल ग्लूकोजामाइन कहते हैं इसको, ये एक एक मोनोसेक्राइड का नाम है इसके। और इन जो मोनोसेक्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है, उस बॉन्ड का नाम है, चूंकि ये बीटा है ना, और कार्बन पहला और चौथा ही, यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि जब भी मेन चेन है तो पहला और चौथा कार्बन अपने में लिंक होगा, तब जाके मेन चेन तैयार होता है। वही अगर ब्रांचेस होंगी तो पहला और छठा लिंक होगा। तो यहां पर भी ये जो बॉन्ड होगा बेटा, वो आप ही बता दो क्या होना चाहिए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सही है, ये चीज हो गया। चलो नेक्स्ट चीज देखना जरा, ये सेलुलोज के बाद पाया जाने वाला, सेलुलोज सबसे ज्यादा अबंडेंट पॉलीसेक्राइड होता है जो नेचर में पाया जाता है। और सेलुलोज के बाद जो दूसरा अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है वो काइटिन है। तो मैं लिख देती हूं कि क्या लिख सकते हैं पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड, most abundant polysaccharide found in nature after cellulose। सही है, सेलुलोज के बाद दूसरा ये पॉलीसेक्राइड होता है जो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट देख लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक था, मैंने पहले ही कहा था, ध्यान से सुनना। कहां मिलता है काइटिन? सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल होता है फंजाई का सेल वॉल। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो 5 किंगडम होती हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई, उसके बाद आपका एक होता है प्रोटिस्टा, एंड देन होता है मोनेरा। ठीक है, तो ये जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट्स और एनिमल, उसमें जो फंजाई होता है उनके पास, उनके सेल वॉल में जो आपको पॉलीसेक्राइड मिलता है वो कोई और नहीं, काइटिन होता है। बहुत फेमस एग्जांपल है, इसलिए फेमस है क्योंकि बार बार पूछा जाता है पेपर में, पढ़ेंगे हम लोग जब हमारा चैप्टर में आएगा जहां आपको फंजाई पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां पे मैं डिस्कस भी करूंगी। लेकिन फिलहाल इस बात को यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो आइए जरा इसका एग्जाम्पल, भाई क्या इसका सोर्स होगा? तो पहला सेल वॉल ऑफ फंजाई, पहला तो इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा। सही है, और क्या में मिल सकता है? इंसेक्ट के बॉडी पर जो कवरिंग होती है वो भी लिटिल बिट काइटिन उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूं कि बॉडी कवरिंग ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, और क्रस्टेशियंस बताऊंगी, पढ़ना है, ये एनिमल किंगडम में आएगा। ठीक है, ईटीसी। ठीक है, ये सबके बॉडी कवरिंग पर आपको मिलता है, एज एक्सोस्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है।
अब आपको मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था कि जो एक्सोस्केलेटन होता है या फिर जो बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है, सिर्फ ढांचा नहीं देती, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो अल्टीमेटली ये बॉडी को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बॉडी कवरिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस हेल्प इन या प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख लेते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम हार्म एंड प्रेशर, ठीक है, किसी भी तरह के हार्म से बचाएगा, प्रेशर से बचाएगा, ठीक है, हर तरह की चीजों से इसको बचाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ सिंपल से पॉइंट थे काइटिन में और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें जानने के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान पे रख लेना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पॉलीसेक्राइड नहीं, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक ये सारा कुछ रिवाइज कर लेना। थैंक यू।